हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज बायोलॉजी की क्लास है हमारी। आज का जो टॉपिक है मानव शरीर के तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग। लास्ट वीडियो पे मैंने देखा था कि व्यूज ही नहीं आए आप लोगों के। आप लोग देखिए, तैयारी अपनी अच्छी करिए और रिवीजन करते रहिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मानव शरीर के तंत्र। इसमें सबसे जो पहला तंत्र है वो है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम आज। डाइजेस्टिव डाइजेशन जो है, भोजन का डाइजेशन मानव शरीर में 5 चरणों में होता है। पहला है अंतर्ग्रहण, इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है कि भोजन को मुख में लेना ही इंजेशन कहलाता है। जब हमने भोजन खाया उसको इंजेशन कहा जाता है। दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन, पाचन। पाचन जो है वो मुख से प्रारंभ होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक जारी रहता है। जब तक कि भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंचता तब तक पाचन होता रहता है। अब शुरू करते हैं कि जब जब भोजन मुख में लिया गया तो वहाँ मुख में होती हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों से निकलने वाला टायलिन एंजाइम जो है वो मंड को माल्टोज में बदल देता है। मंड यानी कि स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देता है। उसके बाद जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। फिर लाइसोजाइम जो है, ये सारा ये सारा जो पाचन की प्रक्रिया है ये सारा मुख में ही होता है। ग्लूकोज में माल्टोज शर्करा जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। उसके बाद लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम एंजाइम वो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। जितने भी हानिकारक जीवाणु भोजन के साथ आए होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है और भोजन को अमाशय में पहुंचा देता है। अब आते हैं कि अमाशय में भोजन जब पहुंचता है तो अमाशय में पाचन की क्रिया में क्या क्या होता है। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है, अमाशय स्टमक। उसके बाद अमाशय से पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो कि हल्का पीले रंग का होता है और उसका पीएच पीएच वैल्यू जो है 1.5 से शुरू करके 3.5 तक होता है। अच्छा, पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रिक जूस जो है वो अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो गैस्ट्रिक जूस अम्लीय द्रव होता है और ये भोजन की प्रकृति को अम्लीय बना देता है। उसके बाद ऑक्सीटिंग ऑक्सीटिंक सेल्स से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो जीवाणुओं को नष्ट करके एंजाइम की प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। कौन सा सेल से? ऑक्सी ऑक्सिंटिक ऑक्सिंटिक सेल से HCl निकलता है जो कि जीवाणुओं को, भोजन में उपस्थित जितने भी जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है और जो एंजाइम की क्रिया है उसको तीव्र कर देता है। HCl चूंकि अम्लीय होता है तो ये भोजन को अम्लीय बना देता है, भोजन भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। अब गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो गैस्ट्रिक जूस में जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन और रेनिन। अब देखते हैं कि पेप्सिन और जो रेनिन है इनका काम क्या है। तो पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन होता है। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन क्या करता है? ये याद रखना आसान है कि पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। रेनिन क्या करता है कि जो दूध वाली प्रोटीन होती है, दूध में घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन, उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। रेनिन क्या करता है? दूध वाली प्रोटीन को कैसिनोजेन कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। अब बात कर लेते हैं कि जीभ, टंग का क्या काम है। तो टंग में जो टेस्ट बड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे जीभ के बारे में, सबको पता है कि मांसल संरचना है। अब इसके बारे में हम बस टेस्ट बड्स जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा टेस्ट होता है। टेस्ट बड्स के बारे में बात करेंगे तो जो अग्र भाग होता है टंग का, उसमें मीठा स्वाद, पश्च भाग में कड़वा स्वाद होता है और बगल वाले जो भाग होते हैं उसमें खट्टा स्वाद होता है।
ये पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। दांत का जो ऊपरी हिस्सा है उसे इनेमल कहा जाता है और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल जो है ये दांत का रक्षा कवच भी कहा जाता है इसको, और ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। अब लार ग्रंथियों की बात करते हैं। तो ये हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं, जिसमें से पहली जोड़ी जो है वो जीभ के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। पहली जोड़ी कहाँ उपस्थित होती है? तो जीभ के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जिसे सब लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड किसे कहते हैं? पहली जोड़ी जो लार ग्रंथियां होती हैं, जीभ के दोनों साइड एक एक करके एक एक की संख्या में उपस्थित होती है। दूसरी जोड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो निचले जबड़े के मध्य में मैगजिल अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथि मैगजिल अस्थि के दोनों ओर उपस्थित होती हैं एक एक की संख्या में, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। तीसरी जोड़ी जो होती है वो दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती हैं और इसे पैरोटाइड ग्लैंड्स कहा जाता है। लार में 99% जो होता है वो वाटर होता है और 1% होता है, सिर्फ 1% ही होता है जो कि एंजाइम पाया जाता है लार ग्रंथियों में। मुख में दो एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से? टाइलिन और लाइसोजाइम। उसके बाद आता है भोजन जो है पक्वाशय में पहुंचता है, डुओडेनम में पहुंचता है। यहाँ सबसे पहले क्या होता है, जब भोजन पक्वाशय में पहुंचता है तो लीवर से निकलने वाला जो पित्त रस है वो भोजन में आके मिलता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, क्योंकि जो पित्त रस है वो क्षारीय होता है। उसके बाद पक्वाशय में अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशय रस आकर के भोजन में मिलता है और अग्नाशय रस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? पहला है टिप्सिन एंजाइम। ये क्या करता है कि ये प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स व अमीनो अम्ल में बदल देता है। टिप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये प्रोटीन व पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स व अमीनो अम्ल में बदल देता है। दूसरा है इमाइलेज एंजाइम। इमाइलेज एंजाइम क्या करता है कि ये शुगर स्टार्च को शुगर में बदल देता है। इमाइलेज एंजाइम मंड को, जिसे स्टार्च कहते हैं, वो उसे शुगर में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम क्या करता है कि ये इमल्सिफाइड वसाए फैट्स जो होती हैं, इमल्सिफाइड फैट्स को ग्लिसरीन व फैटी एसिड्स में बदल देता है। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है कि ये इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन व फैटी एसिड्स में बदल देता है। अच्छा, ये जो 3 एंजाइम है इनके बारे में पूछा गया है कि ये तीनों एंजाइम जो है शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं? तो अग्नाशय में पाए जाते हैं ये तीनों एंजाइम। बहुत बार पूछा गया इससे क्वेश्चन कि ट्रिप्सिन, पॉली एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों एंजाइम जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये पक्वाशय में, डिओडेनम में और उनके द्वारा जो है कि अग्नाशय में पाए जाते हैं ये तीनों एंजाइम। चलिए, डाइजेशन सिस्टम में अब हम आगे देखते हैं। डाइजेशन सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तैयारी आपकी और बेहतर ही होती जाएगी, क्योंकि लॉस तो कुछ है नहीं वीडियो देखने से, बेनिफिट ही होगा। तो आप लोग देखिए प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। डाइजेशन सिस्टम में हम पढ़ रहे थे छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत में जो है कि पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसमें जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है और इस रस में जो है कि निम्न एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है कि जो शेष प्रोटीन होता है और पेप्टोन, उनको अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज क्या करता है? ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। क्या करता है कि सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज क्या करता है कि लैक्टोज एंजाइम जो है वो लैक्टेज
को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज का काम है, लाइपेज एंजाइम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लाइपेज क्या करता है कि इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस जो है ये क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 2 लीटर आंतरिक रस जो है स्रावित कर सकता है। आहार नाल जो होती है ये शरीर की सबसे लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू करके गुदा तक होती है। तीसरा स्टेप है अवशोषण। अब पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है? अवशोषण कहलाता है। और ये अवशोषण जो है वो छोटी आंत की एक रचना होती है जिसे विली कहते हैं। तो इस विली के द्वारा ही छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और वही भोजन जो है रुधिर में पहुंचाया जाता है। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना एसिमिलेशन कहलाता है। एसिमिलेशन क्या है? अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना एसिमिलेशन कहलाता है। मल परित्याग, अपच भोजन, जो भोजन पचा हुआ ना हो उसे बड़ी आंत में भेज दिया जाता है जहाँ की जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं और गुदा द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अंग देखते हैं जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यकृत, लिवर की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर है और इसका जो वजन है वो 1.5 केजी से 2 केजी तक हो सकता है। लिवर क्या करता है कि ये इसमें जो पित्त रस निकलता है वो पित्त का स्राव जो होता है वो आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। लिवर का कार्य क्या है कि जो पित्त रस निकलता है पित्त रस के द्वारा वो जो है आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है और प्रोटीन के उपापचय में लिवर जो है वो सक्रिय भूमिका निभाता है। तो लिवर क्या करता है कि जब प्रोटीन का उपापचय हो रहा होता है उस समय जो विषैली अमोनिया गैस निकलती है उसको यूरिया में परिवर्तित कर देता है और प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को वो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के समय लिवर जो है वो रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन के रूप में संचित पोषक तत्वों के रूप में जो है यकृत कोशिका यानी हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। हेपेटिक सेल। अब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिवर में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लाइकोजन के रूप में जो संचित पोषक तत्वों के रूप में संचित किया जाता है वो कौन से सेल में संचित किया जाता है? तो हेपेटिक सेल में ग्लाइकोजन जो है वो संचित पोषक तत्वों के रूप में लिवर में संचित होता है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में लिवर जो है वो रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है और इसे जो है संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत सेल यानी कि हेपेटिक सेल में संचित करके रख लेता है। और जब शरीर में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो संचित ग्लाइकोजन को खंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार से लिवर जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित रखता है। वसा की बात करें, जब भोजन में वसा की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल दिया जाता है। लिवर जो है सॉरी लिवर क्या करता है कि जब भोजन में वसा की कमी होती है तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में बदल देता है। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिनोजेन जो है ये प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन का उत्पादन जो है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन लिवर में होता है। इसका काम क्या है कि जब हमें कभी चोट लग जाती है तो जो ब्लड का थक्का बनने में सहायक होता है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। हिपेरिन
हेपेरिन जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। तो हेपेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट जो है इसका उत्पादन भी लिवर में होता है। अब इसका काम क्या है? तो ये शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपेरिन क्या करता है? रक्त को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। मरे हुए जो आरबीसी होते हैं उनका जो वो यकृत में ही नष्ट किए जाते हैं। मरे हुए आरबीसी जो है यकृत में नष्ट किए जाते हैं। लिवर क्या करता है कि ये थोड़ी मात्रा में आयरन, तांबा और विटामिन जो है संचित करके अपने पास रखता है। लिवर जो है आयरन, तांबा और विटामिन को जो है कि थोड़ी मात्रा में जो है इसकी थोड़ी सी मात्रा जो है संचित करके अपने पास रखता है, ताकि शरीर के जो तापमान को लिवर जो है वो शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायक होता है। लिवर शरीर के ताप को बनाए रखने में सहायक होता है। चलिए बायोलॉजी क्लास में अब हम आगे देखते हैं, पित्ताशय के बारे में पढ़ेंगे। पित्ताशय जो है ये गॉल ब्लैडर होता है। इसमें जो है लिवर से निकलने वाला जो पित्त होता है वो जमा होता है। इसका जो पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका द्वारा की जाता है। पित्त नलिका द्वारा जो है पित्त पित्ताशय से पक्वाशय में जाता है। किसके द्वारा? पित्त नलिका द्वारा। पित्ताशय पित्त जो है वो पक्वाशय में गिरना, पित्त का पक्वाशय में गिरना ये एक रिफ्लेक्स एक्शन के तहत होता है। अच्छा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पित्त जो है पक्वाशय में पित्त का पक्वाशय में गिरना जो है वो एक रिफ्लेक्स एक्शन के तहत होता है। और पित्त का जो पित्त जो है वो क्षारीय होता है और इसका पीएच वैल्यू कितना है? तो 7.7 है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि पित्त का पीएच वैल्यू कितना है? तो 7.7 है। उसके बाद इसमें जल जो है वाटर कितना है? तो 85% जो है वाटर होता है जल में। अब बाकी जो 12% होता है बाइल पिगमेंटेशन होता है। बाइल पिगमेंटेशन पित्त में कितना होता है? 12% होता है। अब कार्य की बात करते हैं कि पित्त का कार्य क्या होता है। तो इसमें जो है ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, ताकि इसमें जो अग्नाशयी रस है वो क्रिया कर सके। पित्त क्या करता है कि ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है, ताकि जो अग्नाशयी रस है उस पर क्रिया कर सके। भोजन के साथ आए जितने भी हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। भोजन के साथ आए जितने भी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है पित्त। और वसा का इमल्सीकरण करता है। वसा का इमल्सीकरण किया जाता है। आंत की क्रमाकुंचन गति को ये बढ़ा देता है, जिससे कि उसमें जो रस है, पाचक रस है, वो भली भांति मिल सके। विटामिन के और वसा में घुली हुई जितनी भी विटामिन होते हैं उनका अवशोषण किया जाता है पित्ताशय में। पित्ताशय में विटामिन के और वसा में घुली हुई विटामिनों का अवशोषण किया जाता है। पित्त वाहिनी में अवरोध, अगर किसी किसी भी स्थिति में पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाता है तो यकृत सेल जो है वो रक्त से बिलीरुबिन लेना बंद कर देता है, और जिस कारण से अगर बिलीरुबिन जो है वो शरीर में फैल जाती है और इसे ही जॉन्डिस कहते हैं। अगर पित्त वाहिनी में अवरोध उत्पन्न होता है तो यकृत सेल जो है वो रक्त से बिलीरुबिन लेना बंद कर देता है, जिसके कारण ये जो बिलीरुबिन है वो पूरे शरीर में फैल जाती है और इसे ही जॉन्डिस कहते हैं। अग्नाशय की बात करते हैं तो ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशय जो है वो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है ये। अग्नाशयी रस जो है वो 9.8% इसमें वाटर होता है। अग्नाशयी रस में 9.8% वाटर होता है, बाकी लवण और एंजाइम इसमें पाए जाते हैं। इसका जो अग्नाशय रस जो है वो क्षारीय होता है और इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 7.5 से 8.3 तक इसका पीएच वैल्यू होता है इसका अग्नाशयी रस का। अग्नाशयी रस में ऐसे एंजाइम होते हैं जो भोज्य पदार्थों में से वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण से इसे जो है पूर्ण पाचक
ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशयी रस में जो है कि वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम होते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ग्रंथि में जो है कि तीनों जो भोज्य पदार्थ है, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पचाने की क्षमता है। तो अग्नाशय ग्रंथि में जो है ये तीनों वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने की क्षमता होती है। अच्छा, ये जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। सारे एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं। अब लैंगरहैंस की द्वीपिका की बात करते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो लैंगरहैंस ने ही की थी इसकी खोज। ये जो है लैंगरहैंस की द्वीपिका का अग्नाशय का भाग है। अग्नाशय का भाग है लैंगरहैंस की द्वीपिका। खोज किसने की थी? तो लैंगरहैंस ने की थी। इसमें जो है बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है सॉरी, अल्फा सेल से ग्लूकागॉन निकलता है, गामा सेल से सोमेटोस्टेटिन निकलता है। और ये जो हार्मोन है तीनों, ये इसमें लैंगरहैंस की द्वीपिका से निकलते हैं। और इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन क्या करता है कि इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने की थी। कब? 1921 में की थी। ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है। क्योंकि अगर इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो डायबिटीज हो सकता है, और अगर इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकलता है तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया होने के लिए इंसुलिन जो है, अगर अति स्रावण होता है, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा स्रावित होती है शरीर में, तो उससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, जिससे कि जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान में कमी हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से जनन क्षमता और दृष्टि ज्ञान में कमी हो सकती है। ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सोमेटोस्टेटिन ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। सोमेटोस्टेटिन क्या है? ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन बढ़ाता है? तो सोमेटोस्टेटिन, जो कि एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। तो बायोलॉजी क्लास में आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आप लोग प्लीज़ पढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।